नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है, तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति में आप बने रहते हैं। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक क्रम से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, और अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए अर्थात थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत कम बच्चे इस पे ध्यान देते हैं। टेस्ट देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रश्न आखिरकार क्यों गलत हो रहे, कहाँ से गलत हो रहे। अपनी गलतियों को पहचानेंगे टेस्ट दे करके, और फिर अगला टेस्ट देंगे तो जो पुरानी गलतियां हुई है उसको दोहराने से आप बचेंगे। तो मतलब आप टेस्ट दीजिए, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, जो उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए, फिर उस टॉपिक को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। अगले टेस्ट में आपको कोई गलती नहीं करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। अलग से आपको कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को एक क्रम से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स केवल और केवल एक बार आपको फीस सबमिट करनी होगी, या और आप एक से ज्यादा बैच में भी पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो डायरेक्ट वहां से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको सभी बैचेज यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि मुद्रा प्रसार की ऊंची दर का साधारणतया झुकाव होता है। मुद्रा प्रसार की ऊंची दर का साधारणतया झुकाव क्या होता है? और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं या जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लेने वाले हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल से आप अपने बैच में समय से, जिस समय पे आप क्लास ज्वाइन करते हैं उस समय से आप क्लास ज्वाइन किया करिए। कल से एप्लीकेशन की भी क्लास शुरू होती है। मैं लाइव क्लास आऊंगा लेने के लिए एप्लीकेशन पे, ठीक है? तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, कल से आप एप्लीकेशन पे भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रा प्रसार की ऊंची दर साधारणतया क्या करेगी। तो देखिए भैया, इजी सी बात है। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी होगी। एक पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि मान लीजिए कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार ऊंचा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है। जब अर्थव्यवस्था में
मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि सबके पास पैसा हो जाएगा। जैसे आज से 50 साल पहले की बात की जाए, आज से 60 साल पहले की बात की जाए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा इतनी बड़ी मात्रा में विद्यमान नहीं थी। तो उस समय क्या होता था, उस समय ब्याज की दर ऊंची हुआ करती थी। जो साहूकार होते थे, जो महाजन होते थे, वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करते थे। क्यों वसूल करते थे? क्योंकि उस समय मुद्रा की पूर्ति कम थी। अर्थव्यवस्था में आज से 20-30 साल पहले इतनी जितनी मुद्रा अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में है, इतनी मुद्रा पहले नहीं थी। तो जब मुद्रा पहले कम थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो देखिए पहली कंडीशन कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा, पहले दूसरी कंडीशन देख लीजिए कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि 30-40 साल पहले की बात देखिए, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, ठीक है, नहीं होता था ना। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो ऐसी स्थिति में लोग ऋण ज्यादा लेते थे, और जब लोग ऋण ज्यादा लेते थे तो ब्याज की दर इनसे ज्यादा वसूली जाती थी, ठीक है, ब्याज दर इनसे क्या किया जाता था, ज्यादा वसूला जाता था। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो महाजन होते थे, जो साहूकार होते थे, वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, कई गुना ब्याज वो वसूल करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो आप वर्तमान स्थिति की देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखेंगे, तो भारत को जब से आजादी मिली है तब से समय समय पे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है तो सबके पास पैसा आने लगा। जो ई रिक्शा चला रहा है उसके पास भी पैसा आ रहा है, जो दूध बेच रहा है उसके पास भी पैसा आ रहा है, जो नौकरी कर रहा है उसके पास भी पैसा आ रहा है। तो जब सबके पास पैसा आने लगेगा तो लोग ऋण क्यों लेंगे? तो जब लोग ऋण नहीं लेंगे तो ब्याज की दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपके पास ऑलरेडी पैसा है, तो जब पैसा है तो आप ऋण लेंगे नहीं, और जब ऋण लेने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी तो ब्याज दर में कमी आ जाएगी। तो मुद्रा प्रसार अगर जो ऊंचा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वास्तविक ब्याज दरों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब एक लाइन में बता रहा हूं, आराम से समझ लीजिएगा कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी, तो जब मुद्रा, जैसे वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत पैसा है, तो जब मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी तो सभी के पास मुद्रा जाएगा ना। एक समय हुआ करता था कि जब आप रिक्शे से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो 5 रुपए, आज से 20 साल 25 साल पहले 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, इस तरीके से आप रिक्शे वाले को देते थे। लेकिन अब आप रिक्शा करेंगे तो वो 1 रुपए 2 रुपए में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो जब आज से 20-30 साल पहले अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम थी, तो जब मुद्रा की पूर्ति कम थी तो लोगों को ऋण की ज्यादा जरूरत पड़ती थी। अब लोगों को शादी करना है, लोगों को और भी अन्य सारे फंक्शन करने हैं, कृषि करना है, तो मुद्रा की जब मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो लोग मुद्रा की मांग ज्यादा करते हैं, और जब मुद्रा की मांग ज्यादा होगी तो ब्याज दर ऊंचा होगा, अर्थात मुद्रा पूर्ति अर्थव्यवस्था में कम होगी तो ब्याज दर ऊंचा होगा। और वही दूसरी तरफ अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो सभी के पास पैसा आएगा। जब सबके पास पैसा आएगा तो लोग ब्याज लेंगे नहीं, सॉरी ऋण लेंगे नहीं, और जब ऋण लोग लेंगे नहीं तो ब्याज दर में कमी आएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिलिप्स वक्र संबंधित है। फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अफजल जी, संध्या जी, सदानंद जी, सुभी जी, सर्वेश कुमार जी, रंजीत कुमार जी, एसएसपी जी, ठीक है, अनुराधा जी, राकेश जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। अगला प्रश्न है कि फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? ये बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी दो बातें आपको समझनी है कि अगर जो आपने फिलिप्स साहब को पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। फिलिप्स साहब ने क्या कहा? फिलिप्स साहब ने ये कहा कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध होता है। फिलिप्स ने क्या बोला? बोला कि देखिए भैया, मुद्रास्फीति व बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है, विपरीत
संबंध होता। अब विपरीत संबंध कैसे होगा, रट्टा मत मारिए, बस आसानी से समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध कैसे देखने को मिलेगा। चलिए पहले आप उत्तर करिए, ठीक है, ठीक है। तो विपरीत संबंध मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध कब होगा, तो देखिए पहली कंडीशन में अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मुद्रास्फीति कब बढ़ती है, मुद्रास्फीति तभी बढ़ती है जब मांग भी ऊपर जाता है और पूर्ति भी ऊपर जाता है, ठीक है। जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ता है, अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ता है, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है, और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है तो उसे ही मुद्रास्फीति बोला जाता है। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की मांग भी ज्यादा है और वस्तुओं की पूर्ति भी हो रही है, ठीक है, अर्थात उत्पादन का भी स्तर बढ़ रहा है। तो जब मुद्रास्फीति है इट मींस कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। कीमतों में वृद्धि होने का मतलब कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है, तभी तो कीमत बढ़ रही है। तो जब मांग में वृद्धि होगी तो इजी सी बात है कि बहुत सारे लोग उत्पादन में आएंगे, तो जब उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे श्रमिक उत्पादन में लग जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी में कमी आ जाएगी। बेरोजगारी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है, मांग व पूर्ति तेजी से ऊपर जा रहा है। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में श्रमिक लगेंगे ना, और जब श्रमिक लगेंगे तो बेरोजगारी में ऑटोमेटिकली कमी आएगी। और दूसरी बात ये भी ठीक होगी कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कम होगी, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में क्या आएगी, मंदी आएगी, तो जब मुद्रास्फीति कम होगी तो मांग और पूर्ति का स्तर कम होगा। तो जब मांग व पूर्ति का स्तर कम होगा तो बहुत सारे लोग जो रोजगार में लगे हुए थे, उत्पादन कर रहे थे, अब वो उत्पादन से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे, तो बेरोजगारी की स्थिति बढ़ जाएगी। बेरोजगारी की स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही बात कही गई थी किसके द्वारा, यही बात किसके द्वारा कही गई थी, फिलिप साहब के द्वारा की गई थी। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं मुद्रा प्रसार एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य विपरीत संबंध होता है। अगला, विशुद्ध कर किसके बराबर होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए और एप्लीकेशन पे कल से क्लास होगी, ठीक है। तो जो लोग भी एप्लीकेशन पे अभी तक क्लास को नहीं ज्वाइन किए हैं, यथाशीघ्र आप ज्वाइन करके एडमिशन लेकर के कल से एप्लीकेशन की भी क्लास को किया करिए, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए विशुद्ध कर की बात हो रही है, विशुद्ध कर किसके बराबर होता है। तो अब देखिए विशुद्ध कर का मतलब क्या होता है, विशुद्ध कर का मतलब क्या होता है। तो देखिए विशुद्ध कर का ये मतलब होता है, विशुद्ध कर का मतलब ये होता है कि जो आप कुल कर है उसमें से कर संग्रहण लागत को घटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए विशुद्ध कर की अगर जो हम लोग बात करें तो विशुद्ध कर, तो जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार, मान लीजिए कि भारत सरकार 100 रुपए का कर इकट्ठा कर रही है, ठीक है, भारत सरकार 100 रुपए का कर इकट्ठा कर रही है, लेकिन ये कर इकट्ठा करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति भी तो की है ना। सरकार, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप अगर जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे या आप शहरों से भी बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सरकार कर को वसूलने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। तो जब कर्मचारियों की नियुक्ति होती है तो जो कर वसूल करता है उसको भी तो क्या किया जाता है, उसको सैलरी दी जाती है ना। सैलरी दी जाती है कि नहीं दी जाती है। तो ये कर संग्रहण की लागत होगी। तो अगर जो मैं ये कहूँ सरकार 100 रुपया कर वसूल करती है और उसमें से 20 रुपया उनको चला जाता है जो लोग इस कर को सरकार तक पहुंचाते हैं, अर्थात जो कर्मचारी हैं जो इस टैक्स को वसूल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विशुद्ध कर कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विशुद्ध कर बराबर क्या होता है, कुल कर, जो कुल कर लगाया जा रहा है, कुल कर जो प्राप्त किया जा रहा है, और कर संग्रहण लागत मतलब जो कर को संग्रह कर रहा है उसकी लागत, अर्थात जो टैक्स वसूल कर रहा है वो फ्री में तो करेगा नहीं, वो भी तो सरकार के लिए ही कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो उसको सैलरी सरकार देगी।
तो कर संग्रहण लागत वो हो जाएगी। सो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति क्या करेगा भाई अर्थव्यवस्था में? चलिए बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति। अब ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का मतलब क्या होता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने बचपन को देख लीजिए। बचपन में 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए आपको दिन भर का मिलता था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा मात्रा में मुद्रा नहीं थी। ठीक है, आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना पैसा कहाँ था? नहीं था ना। मुद्रा की पूर्ति कम थी क्योंकि हम और आप 1, 2, 3, 4, 5 रुपए में ही अपना काम चला लेते थे। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको मिनिमम 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए से नीचे उनका कोई काम ही नहीं होने वाला है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है। अब आप कहेंगे कि सर जी मुद्रा की पूर्ति कैसे बढ़ती है, नहीं समझ में आती है। तो जैसे मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपया है। 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने मान लीजिए कि अमेरिका से उधार ले लिया। तो 10,000 करोड़ रुपए जब भारत सरकार अमेरिका से उधार लेगा तो भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में थोड़ी रखेगा, वो अर्थव्यवस्था में ही तो डालेगा ना। और जब अर्थव्यवस्था में 10,000 करोड़ रुपए आएगा तो वो किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ी रहेगा, वो सबके पास सर्कुलेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 10,000 करोड़ किसी प्राइवेट कंपनी को चला जाता है, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस को चला जाता है, तो रिलायंस भी कर्मचारियों को वेतन देता है, रिलायंस भी वस्तुओं और सेवाओं को परचेज करता है। तो रिलायंस भी क्या करेगा कि ये सारा पैसा क्या करेगा, कुछ कर्मचारियों को देगा। जब वस्तु को खरीदेगा तो वहां पे जो विक्रेता होंगे उनको देगा, सेवाओं को खरीदेगा तो कर्मचारियों को देगा। तो ये 10,000 करोड़ सर्कुलेट हो जाएगा इजिली पूरी अर्थव्यवस्था में। इट मीन्स की मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ गई है, सबके पास पैसा आ गया है। तो देखिए, मुद्रा पूर्ति मुद्रा गुणक व उच्च शक्ति मुद्रा का गुणनफल होता है। कई बार मैंने बताया, ये बात बिल्कुल ठीक है। पूर्ण रूप से केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल ठीक है। साख पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? केंद्रीय बैंक ही करता है ना। भारत सरकार में आरबीआई, भारत के केंद्रीय बैंक की बात करें तो आरबीआई करता है। एक गुणात्मक होता है, दूसरा चयनात्मक साख नियंत्रण होता है। उसके बाद यह जनता एवं बैंकिंग संस्थाओं के पास उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग उपरोक्त सभी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला, कि जिन वस्तुओं से विशुद्ध सार्वजनिक निम्न वस्तुओं में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु क्या है? विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु, अभी हमने देखा कि विशुद्ध कर क्या होता है। तो विशुद्ध कर का मतलब हम लोगों ने देखा कि विशुद्ध कर क्या होता है। याद करिए कि क्या मैंने बताया था आपको, विशुद्ध कर क्या होता है। तो विशुद्ध कर की अगर जो बात होती है तो मैंने आपको बताया था कि कुल कर, ठीक है, कुल कर जो कर वसूला जा रहा है और उसमें से लागत को निकाल देना है, ठीक है। अर्थात जो कर वसूल कर रहा है उसकी लागत को निकाल देना है। तो ये विशुद्ध कर हमको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें आपको जाननी चाहिए कि एक निजी वस्तु क्या होती है और सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, निजी वस्तु क्या होती है? निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका आप उपभोग करते हैं तो खुद ही भुगतान करते हैं। जैसे कि डिश टीवी हो गया, तो अगर जो आपके घर में एयरटेल लगा है, टाटा स्काई लगा है, कोई किसी भी प्रकार की डिश टीवी लगी हुई है तो रिचार्ज आप खुद कराते हैं, तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। आपका मोबाइल है तो मोबाइल को आपने पैसा दे करके खरीदा है, तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। लैपटॉप आपने खरीदा है तो पैसा दे करके खरीदा है, तो निजी वस्तु हो गई। लेकिन सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है? सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे कि हम आपसे ये कहें पार्क, तो पार्क तो भाई सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है। आपके मोहल्ले में सरकार जो स्ट्रीट लैंप लगवाता है रोशनी के लिए, वो भी सार्वजनिक वस्तु हो गई। वो किसी एक व्यक्ति के लिए सरकार थोड़ी लगाता है, वो तो पूरे मोहल्ले के लिए लगता है। तो अब आइए देखिए विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु क्या है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सार्वजनिक शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा एक विशुद्ध वस्तु है, क्योंकि सरकार का ये उद्देश्य होता है कि सबको शिक्षा दिया जाए। सर्व शिक्षा अभियान सरकार चलाती है कि मतलब शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए। तो सार्वजनिक शिक्षा जो है वो क्या है? ये एक सार्वजनिक वस्तु है। अगला,
अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? इजी सी बात है। अब अवमूल्यन थोड़ा सा 1 सेकेंड आप लोग वेट करिएगा, मैं आ रहा हूं। चलिए कमेंट करके बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है। चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक, 1 सेकेंड। एक सेकेंड, क्या उत्तर आ रहा है कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो इजी सी बात है, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में कमी आ जाती है। देखिए भैया इजी सी बात है, इजी सी बात है कि अवमूल्यन क्या होता है। अगर जो आपसे ये कोई कहे कि अवमूल्यन क्या होता है, तो अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? तो अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि आप जानबूझकर अपनी घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करते हैं। जानबूझ करके अपनी घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को क्या करते हैं? कम करते हैं। आप अपने घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करते हैं, और जब आप बाह्य मूल्य को कम करते हैं तो जो आपके निर्यात होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या होता है? निर्यात आपका सस्ता हो जाता है, और आयात आपका क्या हो जाता है? आयात आपका महंगा हो जाता है। आयात आपका क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। और अमूमन भुगतान असंतुलन की स्थिति अगर जो विद्यमान होती है तो देश अवमूल्यन करना चाहता है। और अगर जो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। प्रथम बार भारत में रुपए का अवमूल्यन 1949 में हुआ है, दूसरी बार भारत में अवमूल्यन 1966, और तीसरी बार भारत में अवमूल्यन 1991 में हुआ है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, भुगतान संतुलन का आधिक्य कारण बन सकता है। भुगतान संतुलन का आधिक्य कारण बन सकता है, बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, थोड़ा आराम से करिएगा। ठीक है, ठीक है, भुगतान संतुलन का आधिक्य। अब देखिए भैया, जब भी भुगतान संतुलन पढ़ते हैं तो भुगतान संतुलन के 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है, भुगतान की बात करें तो 3 कंडीशन होते हैं। तो भुगतान कब असंतुलन की स्थिति में होगा? 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है, पहले असंतुलन की बात करें, भुगतान असंतुलन की स्थिति में कब होता है? ये तब होता है जब मान लीजिए कि अगर जो हम निर्यात अगर जो हम कम कर रहे हैं
और आयात ज्यादा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो निर्यात कम कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हमें कम हो रही है, और आयात ज्यादा कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा का त्याग हमें ज्यादा करना पड़ता है। तो भुगतान असंतुलन की स्थिति में होता है। भुगतान संतुलन की स्थिति में कब होता है? तो संतुलन की स्थिति में यह तब होता है जब आपका निर्यात और आयात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। निर्यात और आयात आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, और भुगतान ये क्या है? ये प्रतिकूल है, ठीक है। ये भुगतान संतुलन, ये वाली कंडीशन किसकी है? प्रतिकूलता की। और भुगतान अनुकूल क्या कब होता है? तो अनुकूल तब होता है जब निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम होता है। निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम होता है, ठीक है। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। बी कैसे बोल रहे हैं? तो भुगतान संतुलन का आधिक्य कारण बन सकता है। तो जब भुगतान संतुलन का आधिक्य होगा तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, ठीक है। भुगतान संतुलन का आधिक्य, इसका मतलब क्या होगा? भुगतान संतुलन का अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगा? वृद्धि होगा। और जब विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। और जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो इससे अर्थव्यवस्था में स्फीति आती है, अर्थात महंगाई आती है, ठीक है। इतनी बात आपने समझ लिया होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि रोजगार व मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगर जो स्फीति होगी तो जाहिर सी बात है कि रोजगार का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि मांग व पूर्ति दोनों सुचारू रूप से क्रियाशील है। अगला, कि किसी अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? वह ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? चलिए भाई, जिन लोगों को भी ब्लॉक किया गया है उनको अनब्लॉक करा देंगे हम, है ना। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आप लोगों को भी पता है कि एक लंबा गैप हो गया, और मैं अपने होम टाउन था, फंक्शन था घर पे, तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। मैं करा दूंगा, आप लोग परेशान ना होइए, है ना। क्या उत्तर आ रहा है? गलती करते ही क्यों है कि कोई ब्लॉक करे आप लोगों को। चलिए, किसी अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ते हैं। अर्थात इसका मतलब कि आप आयात और निर्यात करना प्रारंभ कर देते हैं बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के। ना ही बहुत ज्यादा आप प्रशुल्क लगाते हैं, ना ही कोटा निर्धारित कर देते हैं। आप अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, विश्व की अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने देश को आप जोड़ देते हैं कि ठीक है भैया, अमेरिका से हमारे देश में वस्तु आकर के भी बिकेगा, चीन से हमारे देश में वस्तु आकर के बिकेगा, रूस से वस्तुएं आके हमारी अर्थव्यवस्था में बिकेगी, और हम भी अपनी अर्थव्यवस्था में निर्मित वस्तुओं को चीन, रूस, अमेरिका में ले जाकर के बेचेंगे। तो किसी अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है कि शेष विश्व के साथ अपनी अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, ठीक है। तो शेष विश्व के साथ अपनी अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और भारत में वैश्वीकरण कब लाया गया? तो आपको याद होना चाहिए 1991 का 91। इसी में क्या हुआ? निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति आई। एलपीजी मॉडल सरकार ने लेके आया, और उस समय हम लोग लगभग भारत देश दिवालिया होने वाला था। लेकिन फिर उस समय आते हैं मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं, और वहां पे भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ देते हैं। और अब यहाँ पे ये हो जाता है कि चलिए भैया, दूसरे देश की वस्तु हमारे देश में आकर के बिकेगी, और हमारे देश में निर्मित वस्तु दूसरे देश में जाकर के बिकेगी, ठीक है। चलिए अगला,
कि जब वास्तविक जीएनपी का विस्तार हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा। वास्तविक जीएनपी की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है, बहुत बार बताया हूं, जब जीएनपी में वृद्धि होगा तो आर्थिक वृद्धि तो अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्थिक वृद्धि तो देखने को मिलेगा। किंतु ये भी बात सही है कि आवश्यक नहीं है कि ये विस्तृत हो। अब यहाँ पे ये नहीं ना बता रहा है कि जीएनपी में कितना का विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो जीएनपी में विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक वृद्धि तो होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किंतु आवश्यक नहीं है कि ये क्या हो, बहुत ज्यादा विस्तृत हो। तो जितने लोग भी, ये आसान सा प्रश्न है, बहुत बार मैंने बताया, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। अगला, कि आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लिया जाता है। अब मैंने कई बार आपको बताया कि देखिए भैया, आर्थिक विकास जो होता है वो विकासशील देशों में होता है, विकासशील देशों में होता है, ठीक है, विकासशील देशों में होता है, ठीक है। और आर्थिक विकास जो होता है वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। आर्थिक विकास विकासशील देश में देखने को मिलता है, और आर्थिक समृद्धि जो होता है वो कहां पे देखने को मिलता है, वो विकसित देश में देखने को मिलता है, विकसित देश में देखने को मिलता है। तो आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा मापक क्या होता है, तो तकनीक विकास, ठीक है, तकनीकी विकास, तकनीक का विकास, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो बातें आपको यहाँ पे समझनी है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या होता है। तो अब आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर आपको जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास जो है एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, और आर्थिक विकास विकासशील देशों में ही देखने को मिलता है। और विकासशील देशों में कब कहा जाएगा कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है, जब उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय उस देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, ठीक है। उसके साथ साथ उस देश के आधारभूत संरचना, जैसे आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सब बेहतर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो मानव के कल्याण में बेहतरी, मानव कल्याण में वृद्धि, ये होता है आर्थिक विकास, ठीक है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि आर्थिक विकास विकासशील देशों में मिलता है, आर्थिक विकास विकासशील देशों में देखने को मिलता है। और आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि देश की राष्ट्रीय आय, देश की प्रति व्यक्ति आय, देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, और उसके साथ साथ मानव कल्याण में बेहतरी होती है, तो हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, आर्थिक विकास वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है, कल्याण के स्तर में वृद्धि और रोजगार के स्तर में वृद्धि। तो अगर जो इस प्रश्न की बात की जाए तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर जो आर्थिक समृद्धि को देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलता है। और आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत यहाँ भी राष्ट्रीय आय बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है, लेकिन आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आधारभूत संरचना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि इनकी आधारभूत संरचना ऑलरेडी बेहतर हो चुकी होती है। मानव कल्याण में बेहतरी का कोई मापक नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बेहतर हो चुका होता है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है टेक्नोलॉजी का विकास, तकनीकी का विकास। अमेरिका की अगर जो बात करें तो अमेरिका क्यों विकसित राष्ट्र है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भारत की अपेक्षा बहुत बेहतर है। भारत एक विकासशील देश है, क्योंकि भारत के पास तकनीकी ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका एक विकसित देश है, वहां पे अमेरिका में आर्थिक समृद्धि होगी। क्योंकि वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली ऑलरेडी सुदृढ़ हो चुका है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या होगा, भारत में आर्थिक विकास होगा और अमेरिका में आर्थिक समृद्धि होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला,
कि विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अभी तो मैंने बताया था कि जो विकसित देश होते हैं वो आर्थिक समृद्धि करते हैं, ठीक है। अब जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, मैंने कितनी सविस्तार से आपको बताया था कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। तो जब जो विकसित देश होते हैं वो आर्थिक समृद्धि करते हैं, और आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा जो सूचक होता है वो होता है टेक्नोलॉजी, तकनीक, ठीक है। कि कोई देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी प्रगति होता है, तकनीकी प्रगति होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और इसी तरीके से कोई आपसे ये पूछे कि आर्थिक विकास में क्या होता है, तो आर्थिक विकास जो होता है वो विकासशील देशों में होता है। आर्थिक विकास कहाँ पे होता है, आर्थिक विकास जो होता है वो विकासशील देश में होता है। और मानव कल्याण में बेहतरी, मानव कल्याण में वृद्धि क्या होता है, इसका प्रमुख द्योतक होता है। तो डी अगला, कि निम्नलिखित को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बहुत सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा आराम से करिएगा कि निम्न में से अल्पविकसित देशों को मुख्य रूप से कौन परिभाषित करता है। अल्पविकसित देश को की परिभाषा आपको बेसिकली बताना है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है ठीक है, ए बी सी काफी विविधता आ रही है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं कि अल्पविकसित देश को मुख्य रूप से कौन परिभाषित करता है। तो देखिए अल्पविकसित देश, एक देश अल्पविकसित कब कहा जाएगा, आप खुद से अपने दिमाग में अपनाइए, न रट्टा मारिए न कुछ बहुत ज्यादा चीजों को सोचिए। आप खुद देखिए ना कि अल्पविकसित देश का मतलब क्या होगा। तो अल्पविकसित देश ऐसे देश होंगे जहां पे लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में न शिक्षा होगा, न स्वास्थ्य होगा, न परिवहन होगा, न बिजली होगा, उनके पास कुछ भी नहीं होगा पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो अल्पविकसित देश वैसे देश होंगे जहां पे आधारभूत संरचना की कमी होगी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये बेहतर नहीं होगा। सॉरी। तो अल्पविकसित देश की मुख्य विशेषता ये है कि एक देश जिसमें स्वास्थ्य की देखरेख अपर्याप्त है, बिल्कुल ठीक है, शैक्षिक सुविधाएं कमजोर है, शिक्षा भी नहीं है, तथा प्रति व्यक्ति आय भी कम है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आधारभूत संरचना बेहतर नहीं होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यही तो आधारभूत संरचना होती है किसी भी देश की। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, माइकल टोरेंडो के अनुसार विकास, चलिए खूबसूरत सा प्रश्न है। माइकल टोरेंडो के अनुसार विकास, खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट में आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दे रहा हूं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कि एक तरफ पढ़ते रहते हैं दूसरे तरफ भूलते रहते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐप एप्लीकेशन पे जाइए, एक एक क्रम से सारी क्लासेस वहां पे अवेलेबल है। लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। तो एक क्रम से क्लासेस को देखते रहिएगा, उसी क्रम से जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, मैं खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स आपको दे रहा हूँ, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिएगा। आपको वहां पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिएगा, सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिएगा, फिर अगला टेस्ट दीजिएगा,
जिससे आपकी एक्यूरेसी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। यार प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप डायरेक्ट वहां कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, अलग अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती है, सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स आपको केवल और केवल एक बार अपनी फीस सबमिट करनी है। एडमिशन फीस 2000 रुपए है। उसके बाद आप चाहे तो एक से ज्यादा बैच में भी पढ़ सकते हैं, कभी भी चाहे तो एक से ज्यादा बैच में आप पढ़ सकते हैं, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं कि माइकल टोरेडो के अनुसार विकास क्या होता है। तो देखिए माइकल टोरेडो साहब ने क्या कहा था, एक बहुत अच्छी बात है। माइकल टोरेडो साहब ने कहा था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होगी। ठीक है, लोग क्या करेंगे, वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे ना, और जब मांग को बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में पूर्ति भी बढ़ेगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, मांग और पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसे जैसे मांग और पूर्ति में वृद्धि होगी वैसे वैसे संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार होंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार होंगे। ठीक है, संरचनात्मक सुधार होंगे। और जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार होगा तो कृषि की तुलना में उद्योगों का विकास तेजी से होगा। कृषि की तुलना में उद्योग का विकास तेजी से होगा। ठीक है, उद्योग का विकास तेजी से होगा। तो एक लाइन में बता रहा हूं, पूरी जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा, बस मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि माइकल टोरेडो ने एक विकास का मॉडल दिया था और माइकल टोरेडो साहब ने अपने विकास के मॉडल के अंतर्गत ये बात बताई थी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे उस अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ेगा और पूर्ति भी बढ़ेगा। जैसे आप आज से 50 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी वस्तुओं की मांग नहीं थी, इतनी ज्यादा वस्तुओं की मांग नहीं थी। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उसमें एक या दो ड्रेस हम लोगों के पास होते थे, उसी एक या दो ड्रेस में हम लोग क्या कर लेते थे, वर्ष भर की पढ़ाई पूरी कर लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, सैटरडे को अलग ड्रेस लगेगा, फ्राइडे को अलग ड्रेस लगेगा, मंडे को अलग ड्रेस लगेगा, है कि नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे देश का विकास होता है वैसे वैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोग अपने मांग को बढ़ाते हैं, मांग को बढ़ाते हैं तो पूर्ति में भी वृद्धि होती है। ये बात माइकल टोरेडो साहब का कहना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ती है और पूर्ति भी बढ़ता है, और जब मांग व पूर्ति दोनों सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार होते हैं, और जब संरचनात्मक सुधार होता है तो कृषि का विकास कम मात्रा में होता है, जबकि उद्योगों का विकास तेजी से होता है। यही बात उन्होंने कही थी। तो संपूर्ण रूप से सामाजिक व्यवस्था के पूर्व विमुखीकरण से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि
पहले कृषि का विकास होता था, लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाती है, मांग व पूर्ति बढ़ता है, संरचनात्मक सुधार आते हैं, तो कृषि की तुलना में उद्योगों का विकास तेजी से होता है। ऑप्शन नंबर सी। जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि का मुख्य स्रोत है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं, आप लाइक और शेयर नहीं कर पा रहे हो। 2 घंटे मैं क्लास लेने के लिए बैठा हूं, यहाँ पे इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? बताइए भाई। खुशी जी, ललिता जी, ठीक है, निशा जी, राजकुमार प्रजापति जी, सर्वेश कुमार जी, काम्या जी, तस्लीम खान जी, सुनीता गुप्ता जी, पारस दास जी, उमेश गुप्ता जी, दीपमाला जी, प्रतिमा जी, ठीक है, शत्रुघ्न जी, अफजल हसन जी, प्रिया सिंह जी, राजेश यादव जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, संध्या पांडे जी, भगवंती जी, सभी लोगों से निवेदन है यार कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्लास आपकी है तो कौन लाइक शेयर करेगा? आप ही तो करेंगे ना। अब देखिए शुम्पीटर साहब से प्रश्न आ गया। मैं बार बार बताता हूँ कि शुम्पीटर साहब जैसे आपके पेपर में आए वैसे आपको 2-3 बातें समझ में आ जानी चाहिए। शुम्पीटर ने कहा कि देखिए, अगर जो एक देश को विकास करना है तो उसमें जो उद्यमी होता है, अर्थात उद्यमी को उन्होंने क्या कहा? नवप्रवर्तक कहा। नवप्रवर्तक कहा, ठीक है। नवप्रवर्तक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नवप्रवर्तक का मतलब क्या होता है? तो शुम्पीटर ने यह कहा कि जो उद्यमी होता है उसे नवप्रवर्तक होना चाहिए। नवप्रवर्तक का मतलब कि एक उद्यमी अर्थात एक जो पूंजीपति है, जो उत्पादक करता है, जो उत्पादन कर रहा है, उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो आज के पहले अर्थव्यवस्था में हुआ ही नहीं। जैसे मान लीजिए कैप की हम बात करें, टोपी की बात करें, तो ऐसा थोड़ी है कि जब से मनुष्य का उदय हुआ तब से कैप प्रचलन में। कोई एक व्यक्ति आया होगा, उसने देखा होगा कि लोग धूप में जा रहे हैं तो सर पे लोगों के धूप लग रहा है तो एक कैप बना दिया जाए। तो किसी ने क्या किया होगा? कैप बनाना सबसे पहली बार आरंभ किया होगा। तो जब वो पहली बार आरंभ किया होगा तो अरबों खरबों रुपए का कैप से उसने क्या किया होगा? व्यापार कर लिया होगा। और उसके लिए उसे, अगर जो नवप्रवर्तक है तो अब उसके लिए उत्पादन करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो पैसा चाहिए तो बैंक से क्या कर लेगा? वो साख ले लेगा, ऋण ले लेगा। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जितने लोग भी साहसियों के द्वारा नवप्रवर्तक का व्यवहार बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्राथमिक घाटा। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? प्राथमिक घाटे को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और देखिए, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, जहां भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, मैं जितना करवा रहा हूं, हर परीक्षाओं में ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब राजकोषीय घाटा कहाँ नहीं पूछा जाता है? किस राज्य में नहीं पूछा जाता है? किन्स कहाँ नहीं पूछे जाते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न कहाँ नहीं पूछा जाता? ये मैं जितना करा रहा हूं ना, अगर जो आप मेहनत से 200 के आसपास क्लास यूट्यूब पे कर लेंगे, 200 के आसपास क्लास आप एप्लीकेशन पे कर लेंगे, 100 क्लास आप यूट्यूब पे कर लेंगे, आप कोई भी इकोनॉमिक्स की परीक्षा दे करके आइएगा, आप पेपर मिला लीजिएगा, मैक्सिमम चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। इतना मिल जाएगी कि इजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते मैं जितना प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको ढंग से पढ़िए, दिमाग में कोई भ्रांति मत पालिए। बहुत सारे बच्चे अपने आप को ज्ञानी बनने लगते हैं, उनको लगता है कि उन्हीं का ज्ञान सबसे ज्यादा है ना। उनको क्या होता है? मिसगाइड करने वाले लोग होते हैं। और सबसे ज्यादा ज्ञानी वही बनता है जिसको कुछ नहीं पता होता। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा बहुत सारे बच्चे बात करते हैं सिलेबस में क्या है भाई? यूपी के सिलेबस में दिया है कि मांग की अवधारणा को बताइए, बिहार की सिलेबस में दिया है कि मांग की संकल्पना को बताइए। तो जब मांग पढ़ेंगे तो हर जगह वही बात पढ़ेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ेंगे तो उपभोक्ता के व्यवहार को वही पढ़ेंगे।
किन साहब को पढ़ेंगे तो किन साहब में यूपी में अलग और बिहार में अलग और झारखंड में अलग और उत्तराखंड में अलग, मध्य प्रदेश में अलग किन साहब नहीं हो जाएंगे। किन्स की तरलता जाल की थियरी अलग नहीं हो जाएगी, मुद्रा परिमाण का सिद्धांत अलग नहीं हो जाएगा। तो कंफ्यूजन में मत रहिए, है ना। तो जितना करवाया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है, बस मेहनत करके पढ़िए। प्राथमिक घाटे को परिभाषित किया जाता है, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा, और उसमें से ब्याज भुगतान को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप मेरी कोई भी क्लास 50 क्लास यूट्यूब की देख लीजिए, कोई भी पेपर इकोनॉमिक्स का उठा लीजिए, जाके देख लीजिए, मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी, बशर्ते आप पढ़ेंगे तब। तो नहीं पढ़ेंगे तो भाई हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति विद्यमान रहेगी। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई, कि भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। चलिए भाई बताइए, भारत में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ेगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है ना। ऑप्शन नंबर देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपके धैर्य को टेस्ट करेगा, आपके धैर्य को टेस्ट करेगा। तो देखिए, मुद्रा की पूर्ति तभी बढ़ पाएगी जब अर्थव्यवस्था में इतना मुद्रा हो कि व्यापारिक बैंक साख का सृजन कर पाए। और ये कब संभव होगा, देखिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है। तो देखिए, मुद्रा की पूर्ति तब बढ़ेगी जब रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देगा। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई है, आरबीआई 50,000 करोड़ रुपए सरकार को दे देता है। तो अब आरबीआई ने अगर जो 50,000 करोड़ सरकार को दिया है, तो सरकार अपने जेब में थोड़ी 50,000 करोड़ रुपए रखेगी। सरकार ये 50,000 करोड़ अर्थव्यवस्था में ही तो डालेगी ना, कल्याणकारी योजनाओं पे डालेगी। सरकार अलग अलग योजनाओं को लेकर के आएगी, उसमें पैसा खर्च करेगी। हो सकता है कि सड़क बनवाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दे, तो भैया सड़क बनवाएगी तो उसमें मजदूर लगेंगे, तो सड़क बनेगा तो जहां से गिट्टी खरीदा जाएगा पैसा उसके पास चला जाएगा, जहां से सीमेंट लगेगा सीमेंट का पैसा किसी और के पास चला जाएगा, मजदूरों को उससे मजदूरी मिलेगी। तो जब मुद्रा की पूर्ति तभी बढ़ेगी जब जब अर्थव्यवस्था में किसी भी कारण से मुद्रा की मात्रा डाली जाए। और अगर जो आरबीआई सरकार को ऋण देगा, हमने उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई सरकार को देता है, तो सरकार ये पैसा का यूटिलाइज करेगी, अपनी ही अर्थव्यवस्था में यूटिलाइज करेगी। तो जब अपनी अर्थव्यवस्था में पैसा पड़ेगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। ये पैसा एक श्रमिक के पास भी आएगा, एक बिजनेसमैन के पास भी आएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या होगा। अब देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, इसमें कौन सा इकोनॉमिक्स है, इसमें कौन सा लॉजिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इनको भी नहीं कर पाते हैं। अरे भाई, ये तो हम लोग बचपन से ही देखे हैं। जब आप छोटे होंगे और घर से आपको पैसा मिलता होगा कि जाओ सब्जी खरीद के लेकर के आओ, ठीक है। जैसे पेरेंट्स, बचपन थोड़ा अपना आप याद कर लीजिए, तो बचपन में पेरेंट्स क्या करते थे, आपको पैसा देते थे और पेरेंट्स कहते थे कि देखो भाई, अगर जो टमाटर 80 रुपया मिलेगा तो आधा किलो टमाटर लाना, लेकिन अगर जो टमाटर 40 रुपया केजी मिल जाएगा तो 1 किलो लेके आना। अर्थात टमाटर जो है, टमाटर अगर जो 80 रुपया पर केजी है, 80 रुपए पर केजी है, तो हाफ केजी खरीद के लाना। घर वाले कहते थे कि नहीं कहते थे। लेकिन वहीं अगर जो टमाटर 40 रुपया पर केजी है तो 1 केजी लेकर के आना। टमाटर अगर जो 40 रुपये पर केजी है, 40 रुपये पर केजी है, तो 1 केजी खरीद के लाना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टमाटर की कीमत जब ऊंची है, टमाटर की जब कीमत ज्यादा है, तो टमाटर की मांग को आप कम कर रहे हैं, पहली बात। और वहीं दूसरी बात ये भी ठीक है
कि अगर जो टमाटर की कीमत कम है, तो जब टमाटर की कीमत 40 रुपया है तो आप टमाटर 1 किलो खरीद रहे हैं, अर्थात टमाटर की मांग को आप बढ़ा दे रहे हैं। तो इसमें कौन सा इकोनॉमिक्स का सुपर पावर है? ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात है ना, ये तो सबको पता होनी चाहिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर ठीक हो जाएगा कि मांगी गई मात्रा में कमी आ जाती है। जब वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उन वस्तुओं को आप कम खरीदते हैं, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उन वस्तुओं को आप ज्यादा खरीदते हैं। अर्थात कीमत ज्यादा होगा तो आप मांग कम करेंगे, और कीमत कम होगा तो मांग को आप बढ़ा देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगला, कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहने पर मांग की लोच का गुणांक होगा। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मैं एक लाइन में बताऊंगा, आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। बस थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा ये प्रश्न और ये कॉन्सेप्ट भी। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि देखिए, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांगी गई मात्रा परिवर्तित नहीं हो रही है, तो मांग की लोच का क्या होगा? ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि मांग कब लोचदार होता है और मांग कब बेलोचदार होता है। मांग लोचदार होने का मतलब क्या होगा? लोचदार होने का मतलब ये होता है कि मांगी गई मात्रा में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मांग बेलोचदार का मतलब क्या होता है कि आप अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते। बेलोचदार, तो किसका मांग बेलोचदार होता है? तो आप कहेंगे कि सर जी, नमक का मांग बेलोचदार होता है। नमक का मांग बेलोचदार होता है। इसका मतलब कि नमक अगर जो 30 रुपया पर केजी मिल रहा है तो भी आप नमक का उतना ही उपभोग करेंगे जितना हमेशा से करते आए हैं, या नमक अगर वही 3000 रुपया पर केजी हो जाएगा तो भी आप नमक का उतना ही उपभोग करेंगे जितना आप वर्तमान में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नमक तो एक निश्चित क्वांटिटी में ही डाला जा सकता है ना। नमक सब्जी में कम हो जाएगा तो भी नहीं मजा आएगा, सब्जी में ज्यादा हो जाएगा तो भी मजा नहीं आएगा। तो तो नमक की मांग क्या होती है? बेलोचदार होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप अपने परिवार में 1 केजी नमक मांग 1 केजी एक महीने में 1 केजी नमक की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो पता चले कि जुलाई में 30 रुपया पर केजी के हिसाब से नमक था। जून में 60 रुपया पर केजी के हिसाब से नमक हो गया। ठीक है, उसके बाद दिसंबर आते आते मान लीजिए कि नमक की कीमत 300 रुपया पर केजी हो गई। तो भैया 300 रुपया पर केजी नमक हो जाएगा तो भी आप महीने का 1 केजी ही नमक खरीदेंगे, क्योंकि नमक की मांग में ना ही कमी और ना ही वृद्धि की जाती है। क्योंकि नमक जितना आप रोज उपभोग करेंगे उतना आप हमेशा उपभोग करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पे वस्तु की कीमत बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, नमक की कीमत पहले 30 रुपया थी, अब 60 रुपया हुई, फिर 300 रुपये पर केजी हो गया। नमक की कीमत में परिवर्तन हो रही है लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 1 ही केजी हमेशा एक उपभोक्ता खरीद रहा है। ठीक है, क्योंकि नमक ना ही बहुत ज्यादा डाला जा सकता है सब्जी में, ना ही कम। ये बहुत जरूरी होता है, मतलब नमक का उपभोग तो आप उतना करेंगे ही जितना रोज करते हैं। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित होती है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच का गुणांक 0 होगा और ये बेलोचदार मांग का उदाहरण है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। माचिस माचिस की भी मांग क्या होती है? बेलोचदार होती है। सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज कर रहे हैं, कृपया आप मुझे अभी कॉल ना करिए। आपने जहाँ से कोर्स परचेज किया है उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए।
अभी कुछ देर में आपको बैच में ऐड करा करके सारी चीजें बता दी जाएंगी, है ना। अगला प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र होता है। अब इजी सी बात है, पूर्ण प्रतियोगिता आपको पता होनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आप क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं ना कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण एक उद्योग के द्वारा होता है। कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। ये उद्योग का चित्र हो जाएगा, बस समझ लीजिएगा। और ये रहा फर्म का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। सबको पता होता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है, श्रमिकों को मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है और इसी प्राइस पे एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी इस कीमत पर बेच सकते हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण होता है गेहूं की मंडी। ठीक है, गेहूं की मंडी, तो गेहूं की मंडी में आप जब जाते हैं तो आपको पता होता है कि गेहूं की कीमत जो होगी वो बहुत होगी, तो 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से गेहूं मिल जाएगा। अगर जो आपसे कोई ये पूछेगा, कोई आपसे ये कहेगा कि हम 500 रुपया पर केजी गेहूं आपको बेचेंगे, तो आप खरीदेंगे? उससे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई कि गेहूं की मंडी में हम गए 30 से 50 रुपए के बीच में गेहूं की प्रचलित कीमत दर है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। क्रेता विक्रेता सबको पता होता है कि प्रचलित बाजार की कीमत दर क्या है, और कोई भी एक व्यक्तिगत फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों पर कोई असर नहीं डाल सकता है। अगला, ठीक है, अगला कि तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न के कारण होने से होता है। अब देखिए, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तिरछी मांग लोच क्या होता है? तिरछी मांग लोच किन किन वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलता है? कमेंट करके सभी लोग बताना जो मैं पूछ रहा हूं। बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं, लेकिन जो समझ पा रहे हैं वो बताएं कि मैं क्या पूछ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अब जो गहराई से इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा रहेगा वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अच्छा, तिर्यक मांग लोच का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? सभी लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो तिर्यक मांग की लोच क्या बताता है भाई? तो यह किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, तिर्यक मांग लोच क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूरक तथा स्थापन वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को दर्शाता है। नहीं समझ में है? कॉन्सेप्ट पढ़िए, इसलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट पढ़िए। तो देखिए, आपको पता होनी चाहिए कि पूरक वस्तु क्या होता है और स्थापन वस्तु क्या होता है। पूरक वस्तु और स्थापन वस्तु के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। पूरक वस्तु मतलब ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है, जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया। कार और पेट्रोल, तो कार और पेट्रोल, अगर जो आपके पास केवल कार है पेट्रोल नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, केवल पेट्रोल है कार नहीं है तो भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरक वस्तुएं होती है, जिसे संयुक्त वस्तु भी बोलते हैं। तो सपोज करिए कि अगर जो कार की कीमत में वृद्धि हो गई, तो अगर जो कार की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि जब कार की कीमत में वृद्धि होगी तो कीमत बढ़ती है, तो लोग मांग को कम कर देते हैं, तो कार की मांग में कमी आ जाएगी। और जब कार कोई खरीदेगा ही नहीं, कार की मांग में कमी आएगी, तो पेट्रोल की भी मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल ठीक है, पूरक वस्तु। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे पढ़ना होगा स्थापन वस्तु। स्थापन वस्तु क्या होती है? ऐसी दो वस्तुएं होती है जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि चाय और कॉफी। चाय और कॉफी, ठीक है। तो मान लीजिए
कि चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है। चाय की कीमत में अगर जो वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है चाय की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग कम होगी, और जब चाय की मांग कम होगी तो कॉफी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ये कैसा होता है, निगेटिव होता है मांग की लोच, और स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें मैंने एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ाई है। ठीक है, और जो लोग भी एडमिशन लिए हैं और या जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं, यार एक क्रम से जाइए, एप्लीकेशन पे इन क्लासेस को पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। इकोनॉमिक्स को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ न कुछ आपको नया और कुछ न कुछ आपको मजेदार सीखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा आपको। बस एक बार पढ़ने की आदत डाल लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने की आदत नहीं डाले, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लिखने की आदत नहीं डाले। अगर लिखेंगे आप नहीं तो शिक्षक कैसे बनेंगे, टीचर कैसे बनेंगे। अभी नौकरी लग जाएगी, ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ेगा ना, 5-7 घंटे जो भी आपको पढ़ाने को मिलेगा तो ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ेगा ना। आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर जो आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षिका बनना चाहती हैं, तो आपको लिखना कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, लिखेंगे क्या, लिखने की क्या जरूरत। अरे यार लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा यार। 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना बराबर होता है। लिखा करो यार, लिखा करो, लिखने की आदत डालो। चलिए, कि एक उदासीन वक्र दाईं ओर नीचे ढालू होता है क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा तथा दूसरी वस्तु की कम मात्रा देगी। क्या उत्तर होगा भाई? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? क्या उत्तर आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए? कमेंट करके कोई नहीं बताता है, कमेंट करके कोई बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएंगे भाई? क्या याद आना चाहिए आपको? MUX अपान MUY याद आया? अगर जो याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बताइए। उदासीन वक्र यही होता है ना, यही होता है ना। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक उदासीन वक्र का ढाल उन्नतोत्तर या दाईं तरफ नीचे गिरता हुआ होता है और जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को क्या होता है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि समान संतुष्टि, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को कितने सारे लोग हैं जो गलत किए। अरे भाई उदासीन वक्र मैंने कितनी बार आपको बताया, कितनी बार आपको मैंने बताया, कितनी बार आपको मैंने बताया कि अगर जो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ानी है तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ेगी, या दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो पहले वस्तु को घटाना पड़ेगा, और हर बिंदु पे उसको क्या होगा, समान संतुष्टि ही प्राप्त होगी। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि लेमन का एक दूसरा गिलास एक प्यासे लड़के को अपेक्षाकृत कम संतुष्टि प्रदान करेगा, यह स्पष्ट एवं निश्चित विचार है। खूबसूरत सा प्रश्न। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है, ठीक है, और लेमन का मान लीजिए कि जूस आपके सामने रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि लेमन का पहला ग्लास का जूस है, ठीक है, नंबर 1 ग्लास, ठीक है, 1 नंबर, और आपको खूब जोर से प्यास लगी है, ठीक है, खूब प्यास लगी है आपको। पहली ग्लास, ग्लास नंबर 1, दूसरी ग्लास, ठीक है, तीसरी ग्लास, तीसरी ग्लास, ठीक है, तीसरी ग्लास। चलिए भाई बताइए, बताइए कौन सा नियम लागू होता है यहाँ पे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना। अब देखिए ये सब टेक्निकलिटी है, थोड़ा समझेंगे तो मजा आएगा। घटती उपयोगिता का नियम, घटती उपयोगिता का नियम क्या बताता है, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, वो क्या बताता है? तो ये बताता है कि जैसे जैसे किसी उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे
मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो उसकी मांग को हम कम कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जो आपको प्यास लगी है तो पहला लेमन का ग्लास जब आपके पास आएगा ना तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको खूब प्यास लगा हुआ है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब दूसरा लेमन का ग्लास आएगा तो हो सकता है कि आपकी प्यास अब मिट चुकी है, अब आपकी इच्छा भर चुकी है। तो जितना इंपॉर्टेंट ये पहली ग्लास है उतना इंपॉर्टेंट ये दूसरी ग्लास नहीं होगा। और सपोज करिए आप और प्यासे हैं तो दूसरा ग्लास भी आप पी जाएंगे तो जो संतुष्टि ये पहली ग्लास दी है वो संतुष्टि ये दूसरी ग्लास नहीं देगी। उसके बाद तीसरा ग्लास भी पिएंगे तो ये कम संतुष्टि देगी। सबसे ज्यादा संतुष्टि पहली ग्लास देगी, उससे कम संतुष्टि दूसरी ग्लास और सबसे कम संतुष्टि तीसरी ग्लास देगी। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और उससे मिलने वाली उपयोगिता जब कम होने लगती है तो उसकी मांग को हम कम कर देते हैं। अगला, उत्पादन की कुल लागत बराबर होती है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और जो लोग भी अभी तक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं यथाशीघ्र आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पे अलग अलग इकोनॉमिक्स के बैच देखने को मिलेंगे और एक स्ट्रेटजी के तहत आपको सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं जो भी जरूरी होते हैं, आधा अधूरा कुछ भी नहीं है, जो भी जरूरी है सब सिस्टमेटिक वे से आपको सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाता है। सिंपल सटीक साधारण भाषा में बहुत दिनों बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आप परेशान न होइएगा, उन बच्चों से पूछ लीजिए जो बच्चे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। सिंपल सटीक साधारण भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वहां पे नहीं समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एक बार केवल आपको फीस सबमिट करनी है, उसके बाद दोबारा आपको फीस सबमिट नहीं करना है। एडमिशन ओपन है, सभी बैचेज उपलब्ध है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग बैच अवेलेबल है। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, अब खुद सोचिए, अब यहाँ पे कोई बहुत सुपर पावर नहीं है, इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि कोई सुपर पावर है। उत्पादन की कुल लागत, अगर जो किसी वस्तु का आप उत्पादन करने जा रहे हैं तो कितने प्रकार की लागतें उसमें लगेंगी। अगर जो आप मान लीजिए कि एक पेन बनाने वाली कंपनी लगा रहे हैं, ठीक है, या आप एक पेन बनाने वाली कंपनी स्थापित कर रहे हैं, तो अगर जो आपको पेन बनाना है तो कुल लागत जो होगा इसमें, पेन बनाने की कुल लागत जो होगी वो दो प्रकार की होगी। एक जो होती है वो होती है स्थिर लागत। स्थिर लागत ऐसी लागत होती है जिसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि जब आप पेन बनाने की कंपनी स्थापित करेंगे तो भूमि आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई भूमि लेंगे, वहीं पे तो आप मशीनों को लगा करके उत्पादन करेंगे तो भूमि पे किराया आपको देना होगा, नहीं तो भूमि आप खरीदेंगे, तो ये स्थिर लागत हो गई। उसके बाद कच्चा माल, पेन को बनाने में जो कच्चा माल लगेगा उसे आपको खरीदना पड़ेगा, फिर आपको तकनीक लाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें स्थिर लागत के अंतर्गत आती है, भूमि, कच्चा माल और तकनीक। अभी आप और मजदूर, ठीक है, मजदूरी जो लेंगे, ठीक है, अभी केवल भूमि, कच्चा माल और मजदूर आ जाने से आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी स्थिर लागत है। और दूसरा होता है परिवर्तनशील लागत, तो इसमें सभी प्रकार की लागतें शामिल होती है, तो स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत का योग। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आर्थिक उत्पादन की विचारधारा के अधिक निकट है? चलिए भाई, पूनम गुप्ता जी, ज्योति चौरसिया जी, राजेश यादव जी, रिजवाना जी, नौशाद अली जी, पिंटू कुमार यादव जी, राकेश जी, फरीन फातिमा जी, ललिता जी, पारस दास जी, धनंजय कुमार जी, दीपमाला पाल जी, ज्योति चौरसिया जी, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
और रोज क्लास होती है, समय से क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं कि लाभ हेतु वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आर्थिक उत्पादन, आर्थिक उत्पादन। अब यहाँ पे एक लाइन की बात आपको पता होनी चाहिए कि सर आर्थिक शब्द का मतलब क्या होता है। तो याद करिए, एप्लीकेशन पे जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे क्या पढ़ा है कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करता है। यही तो मैं पढ़ाता हूँ कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधि को शामिल करता है। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है और आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होता है। याद करिए जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे, तो आर्थिक शब्द का इस्तेमाल हो गया तो वहां पे मुद्रा आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये क्या क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा था तो आर्थिक उत्पादन की विचारधारा से निकट है। तो लाभ हेतु वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री। आर्थिक उत्पादन मतलब अगर जो आप लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री कर रहे हैं तो इसे ही तो आर्थिक उत्पादन कहा जाएगा, इसे ही तो उत्पादन कहा जाएगा। कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मांग की लोच का फार्मूला। अब देखिए एग्जाम में ये चारों एक ही टाइप के लगेंगे। अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो ये चारों एक ही प्रकार के लगेंगे। ठीक है, इजी सी बात है भाई, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा। बहुत बार बताया हूं कि देखिए सर कि मांग की लोच इज इक्वल टू क्या होता है, तो मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, किसी वस्तु के कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? मांग की लोच बोलते हैं। और मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि समुत्पाद वक्र। अब समुत्पाद वक्र क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि समुत्पाद वक्र का मतलब क्या होता है बहुत आसान, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा ये। ठीक है ठीक है, समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं? समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं? ठीक है, समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं? दो साधनों के विभिन्न संयोगों को जिससे समान मात्रा में, जिससे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता समुत्पाद वक्र कहलाता है। वक्र समुत्पाद कहलाता है, जिसे समुत्पाद वक्र से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दो साधनों, उत्पादन के दो साधन। अब ये भी नहीं समझ में आएगा, उत्पादन के दो साधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक श्रम हो सकता है, दूसरा पूंजी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उत्पादन के दो साधनों के विभिन्न संयोगों को जिससे एक उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है उसे ही समुत्पाद बोला जाता है। और इसको प्रदर्शित करने वाले वक्र को इसे प्रदर्शित करने वाले वक्र को समुत्पाद वक्र कहा जाता है। और ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? ये कुछ इस तरीके से होता है, बाएं से दाईं तरफ नीचे गिरता हुआ होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है भाई बताइए? कौन सा कथन सही है?
निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर, और देखिए सोशल मीडिया पे मैं खुद आप लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूँ, लेकिन अब ये नहीं कि आप लोग मुझे अपने पोस्ट में टैग करने लगे। कोई एक हमारा स्टूडेंट ही है, उसका आईडी जो है वो जिद्दी गर्ल से है, और वो जितने भी प्रकार के पोस्ट होते हैं उसमें वो हमको टैग करते रहते हैं। तो यार टैग मत किया करिए मुझे किसी भी, बस मैं इसलिए आप लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ क्योंकि आप हमेशा बने रहेंगे। ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे मिलेंगे तो आपको याद रहेगा कि लाइव स्टडी इलाहाबाद पे आप एक समय तैयारी कर रहे थे। जब आपको सिलेक्शन मिल जाएगी तो आप हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ जाता हूँ। एक कोई जिद्दी गर्ल करके आईडी है, वो मुझे अपने हर पोस्ट में ही टैग कर देती है। लड़का है कि लड़का है मुझे ये भी नहीं पता है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि औसत उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पे होता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो औसत उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पे होता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से क्या होता है? बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र कभी भी यू आकार का नहीं होता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो यू आकार का कभी नहीं होता है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, औसत स्थिर लागत क्या होता है? औसत स्थिर लागत का फार्मूला कोई बताएगा मुझे क्या होता है? औसत स्थिर लागत इज इक्वल टू क्या होता है सर? कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत कहिए या आप कहिए टी एफ सी अपान क्यू। सॉरी, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, औसत स्थिर लागत, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी जितने लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये यू आकार का नहीं होता है, ये आयताकार अतिप्रबलय होता है। हाँ भाई मैं लाइव क्लास ही ले रहा हूँ, मैं लाइव क्लास ही ले रहा हूँ। अब आप लोगों की लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। कहाँ थे अभी तक? 3 दिनों से 2 दिनों से 3 दिनों से लाइव क्लास हो रही है। चलिए क्या उत्तर आ रहे भाई? ठीक है, तो अल्पकाल में जब फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो औसत स्थिर लागत क्या होगी? देखिए भैया इजी सी बात है कि जब पहले आप बताइए। ठीक है, देखिए जब उत्पादन बढ़ेगा ना तो आपकी औसत लागत जो होगी ना वो कम होगी। देयर इज नो डाउट, ये बिल्कुल बात ठीक है। जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो औसत स्थिर लागत जो है वो उसमें कमी आएगी। क्यों कमी आएगी भाई? जैसे मान लीजिए कि आप एक चाय की दुकान खोल रहे हैं, ठीक है। तो चाय की दुकान खोलेंगे तो आप गैस सिलेंडर खरीदेंगे, गैस चूल्हा खरीदेंगे। तो गैस सिलेंडर है, गैस चूल्हा, मतलब 5,000 रुपए का मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहले ही दिन 5,000 रुपए का ऐसा थोड़ी है कि चाय आपका बिक जाएगा। पहले दिन 10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे। लेकिन जैसे 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 20 कप, 50 कप, 100 कप, 200 कप, जैसे जैसे चाय की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब आपकी चाय जैसे जैसे बिक्री उसकी बढ़ जाएगी, अब दोबारा आपको गैस सिलेंडर नहीं खरीदना होगा, दोबारा आपको गैस चूल्हा नहीं खरीदना होगा, दोबारा आपको रोज रेंट नहीं देना होगा। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा आपकी औसत स्थिर लागत में कमी आने लगेगी। तो बस आज के सेशन को मैं यहीं पे रखूंगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जो प्रश्न बचे हैं इसको मैं कल करा दूंगा, ठीक है ना। अभी कई प्रश्न बचे थे, मैं कल करा दूंगा। थोड़ी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है।
जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में करवाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसके लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं, बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। अगर जो इतने सारे माध्यम से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे तो कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई, सब कुछ आपका यहीं से कवर होने वाला है, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कवर करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बस आप ईमानदारी से मुझे दो सॉरी 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 ईमानदारी से आप मुझे दोनों जगह फॉलो करिए, एप्लीकेशन पे भी फॉलो करिए, यूट्यूब पे भी फॉलो करिए। कुछ भी इधर उधर से आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बैचेज उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश में, टीजीटी पीजीटी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, राजस्थान, सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।